नमस्कार। नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लद्दाख में एलएसी के पास एक बार फिर से चीनी सैनिक हिंदुस्तानियों से भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल लद्दाख में भेड़ चरा रहे चरवाहों के गुट से एलएसी के पास चीनी सैनिक भिड़ गए, जिसके बाद चरवाहों का समूह बहुत ही बहादुरी से चीनी सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। आपको बता दें कि चीनी सैनिक उन्हें भेड़ चराने से रोक रहे थे, जिससे दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई। इससे पहले 2020 में गलवान में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद स्थानीय चरवाहों ने इस क्षेत्र में जानवरों को चराना बंद कर दिया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने चरवाहों को भेड़ चराने से मना किया। वहीं अब चीनी सैनिकों संग बहस कर रहे चरवाहों ने दावा किया है कि वे भारतीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज होंगे। वह लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के क्लब में शामिल हो जाएंगी। सीतारमण पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो जुलाई 2019 से अब तक 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी। इससे पहले साल 2019 में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अस्वस्थता के कारण उस समय वित्त मंत्री के प्रभार में रहे पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह 8:15 पर वित्त मंत्री सबसे पहले बजट 2024 तैयार करने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी और सुबह 8:45 पर वित्त मंत्री महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात कर बजट की मंजूरी लेंगी। गुरुवार की सुबह 9:15 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी और सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। 11 बजे वित्त मंत्री संसद में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस वर्ष आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव की प्रक्रिया पूरे होने के बाद नई सरकार जुलाई महीने में पूर्ण बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दे दिया है। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि प्रशासन 7 दिन के अंदर पूजा पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा। आज माननीय न्यायालय ने जो व्यास परिवार का तहखाना था, उस तहखाने में जो पूजा पाठ बंद की गई थी, उस पूजा पाठ को शुरू करने का आदेश दे दिया है और ये भी कहा है कि वहां पे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट पूजा पाठ कराए और जो लोहे की बैरिकेडिंग है उसमें उचित प्रबंध करा के ये पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है ये आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहां पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में कोर्ट के ऑर्डर को देखें। देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहां पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगा। 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ करेगा। वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियां विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियां वहां से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ। देखिए वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, अलग अलग मूर्तियां जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सब की पूजा पाठ स्टार्ट। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट
इसकी पूजा पाठ करेंगे। ये फैसला इस केस को कितना अहम ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूँ। दूसरा पक्ष है, उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए, मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूँ, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से हमारी मांग है। पूजा शुरू होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को नया समन चौथे समन के बाद आया है, जिसे उन्होंने 18 जनवरी को जारी किया था। केजरीवाल को ईडी द्वारा अब तक 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को समन जारी किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले 4 समन को गैर कानूनी, अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है। ईडी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज कराना चाहती है। आपको बता दें कि ईडी द्वारा जारी चौथे समन को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल ने अवैध बताया था। उन्होंने कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था। केजरीवाल ने कहा, मुझे भेजे गए सभी 4 नोटिस कानून की नजर में अवैध और अमान्य है। जब भी अतीत में ईडी द्वारा ऐसे सामान्य गैर विशिष्ट नोटिस भेजे जाएंगे, उन्हें रद्द कर दिया गया था और अदालतों द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था। ये चौथे नोटिस को नजरअंदाज करने के बाद केजरीवाल ने कहा, राजनीति साजिश के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अचानक पथराव हो गया। इस घटना में कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि राहुल को कोई चोट नहीं आई। घटना के वीडियो में सामने आया है कि राहुल गांधी निर्धारित पड़ाव पर पहुंचने के बाद वाहन से उतर रहे हैं और क्षतिग्रस्त वाहन की खिड़की के शीशे का मुआयना कर रहे हैं। ये हमला मालदा के हरीश्वरपुर इलाके में तब हुआ जब यात्रा बिहार से पश्चिम बंगाल में दोबारा प्रवेश कर रही थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जिस वाहन में यात्रा कर रहे थे, उसकी पिछली खिड़की का शीशा पथराव के बाद तोड़ दिया गया है। यह अस्वीकार्य है। वहीं कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक बयान जारी करके कहा कि गलत खबर का स्पष्टीकरण जरूरी है। सुप्रिया ने बताया कि राहुल से मिलने के लिए अपार जनसमूह आया हुआ था। एक महिला उनसे मिलने के लिए जब एकदम से आगे आ गई, तब कार को अचानक रोकना पड़ा। सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से के कार की विंडशील्ड टूट गई। राहुल न्याय की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और ये देश न सिर्फ उनके साथ खड़ा है, बल्कि उनको सुरक्षित भी रखे रहेगा। अब टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस नेता पर गलत सूचनाएं फैलाकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। टीएमसी आईडी सेल के प्रमुख देवांशु भट्टाचार्य द्वारा दावा किया गया है कि राहुल गांधी के काफिले पर बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया था। इसके बाद 2 दिन के विराम के दौरान गांधी नई दिल्ली लौट गए थे। यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश की गई और मुर्शिदाबाद से गुजरने के बाद 1 फरवरी को इस राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और ये 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा 20 या 21 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने हमास आतंकियों की तरह ही जमीन के अंदर सुरंगें बनाना शुरू कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी दंतेवाड़ा पुलिस ने जारी किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ की कुल आबादी 14,000 से भी कम है। चारों तरफ घने जंगल हैं जो नक्सलियों को पनाह देते हैं। इन्हीं जंगलों के बीच से निकलकर नक्सली हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला करते हैं। अब नक्सलियों ने हमास आतंकियों की तरह दंतेवाड़ा में सुरंगें बना ली हैं। ऐसी ही एक सुरंग का खुलासा दंतेवाड़ा की पुलिस ने किया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल 30 जनवरी 2024 को ही सुकमा और बीजापुर जिले की सीमाओं के बीच बनाए गए नए सिक्योरिटी कैंप में नक्सलियों ने हमला करके 3 सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया।
इनमें 2 कोबरा बटालियन से थे। इसके अलावा चौथा जवान जख्मी हो गए थे। ऐसे में इन सुरंगों का मिलना एक बेहद गंभीर स्थिति है। जारी वीडियो में सुरंगों की गहराई काफी ज्यादा दिख रही है। ये काफी लंबी है। बीच बीच में सुरंगों में ओपनिंग दी गई है ताकि नक्सली इनमें से बाहर निकलकर सुरक्षा बलों पर हमला कर सके। इन सुरंगों को छिपाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। नक्सलियों ने टेकलू लगुडेम गांव में सुरक्षा बलों पर हमला बोला। इससे पहले इसी जगह पर 2021 में एनकाउंटर हुआ था, जहां पर 23 जवान मारे गए थे। नए सिक्योरिटी कैंप को बनाने के बाद कोबरा कमांडो, स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। ऐसी सुरंग पहली बार नक्सलियों के बीच देखी गई है। जानकारी के मुताबिक ये सुरंग दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर बनाई गई थी। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ऐसे बंकर हमास ने इजराइल में बना रखा था। सुरक्षा महकमे में इस बात को लेकर चर्चा है कि ऐसे टनल पहले कभी नक्सलियों के बीच में नहीं देखे गए हैं। ये पहली बार हो रहा है कि नक्सली इस तरीके के टनल बनाकर उसमें छिप रहे हैं। ऐसे टनल उन इलाकों में ज्यादा मिलते हैं जहां पर एयर स्ट्राइक का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे टनल की दूसरे इलाकों में भी छानबीन की जा रही है। साथ ही इस बात की और भी चर्चा हो रही है कि अगर ऐसे टनल ज्यादा संख्या में मिलेंगे तो जो इजराइल की टेक्नोलॉजी को टनल डिस्ट्रक्शन की उसको भी लाया जा सकता है। जब सुरक्षा बलों की टीम इस गांव के पास पहुंची तो नक्सलियों ने इन पर हाथ लगाकर हमला कर दिया। बाद में जंगल में बचकर भाग गए। ऐसी सुरंगों में गाजा में हमास आतंकियों ने बनाई थी, जिसमें से वो इजराइल पर रॉकेट हमले करते थे। गाजा में 3000 से ज्यादा सुरंगों के होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा कि वो 800 से ज्यादा सुरंगों को अब पानी से भर देंगे। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जारी सियासत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसकी आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। इस मामले में दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2024 को होगी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेश अधिवक्ता अनिल मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आज कोई राहत नहीं दी है। चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी हुआ है, जिसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बेवजह मेयर चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता के वकील पैरिस सोफत का कहना है कि हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया। 26 फरवरी 2024 को इस मसले पर दोबारा सुनवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर का वीडियो जिसमें वो सरेआम बोर्ड से टैपरिंग करते हुए दिख रहे हैं कि क्लिपिंग अदालत को एक पेन ड्राइव में दिया गया है। हमने अदालत में बताया कि कैसे जो चुनाव की प्रक्रिया से प्रिजाइडिंग अफसर ने छेड़छाड़ की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लिए मतदान हुआ था। मतदान के बाद काउंटिंग हुई और प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसील ने चुनाव परिणाम का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया गया था। मेयर चुनाव के लिए कुल 36 वोट डाले गए थे। इनमें 16 वोट बीजेपी के पक्ष में डाले गए थे। 12 मत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आए थे। 8 मत को तकनीकी कमियों की वजह से रद्द घोषित कर दिया गया था। इसका आप और कांग्रेस ने विरोध किया। वहीं बुधवार को आपकी ओर से मेयर चुनाव के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी। हालांकि ये तय है कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा, जो 6 मार्च तक चलेगा। साथ ही इस बार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। ये फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इस बार भी बजट सत्र 2 चरणों में होगा, यानी कि पहले चरण में वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में बजट पेश करेंगे और फिर कुछ दिनों के अवकाश के बाद इस बजट को चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते इस बार बजट सत्र के 2 सत्रों के बीच अवकाश की अवधि को छोटा रखा जाएगा, क्योंकि मार्च में कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। 2 फरवरी से यूपी विधानमंडल का बजट शुरू होने वाला है। योगी सरकार 5 फरवरी को यूपी कैबिनेट का बजट पेश कर सकती है। इस बार योगी सरकार 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला रही है। आपको बता दें कि पिछली बार सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। बजट पेश करने से पहले कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें तमाम दल के नेता मौजूद होंगे। साथ ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन वादों पर होगा। इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिसके बाद यूपी कैबिनेट भी अपना वित्त बजट पेश करेगी।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों का 1 फरवरी को अयोध्या के राम मंदिर का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने बताया कि इस संबंध में 10 फरवरी के बाद फैसला किया जाएगा। यात्रा को स्थगित करने का निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि के कारण ऐसी सभी वीआईपी यात्रियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब जब मार्ग खुल गए हैं, मौसम में सुधार हुआ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता को किसी भी तरह से असुविधा ना हो, जिसके लिए सरकार ने वीआईपी यात्राओं को अलग रखने का फैसला किया है। वास्तव में वीआईपी से उनकी अयोध्या यात्रा के बारे में कम से कम 1 सप्ताह पहले यूपी सरकार को सूचित करने की अपील की गई थी। मंगलवार तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी और इसलिए ये संभावना नहीं थी कि कोई भी बड़ा वीआईपी आएगा और एक और सप्ताह के लिए यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सेना हमेशा फील्ड में रहती है और ये कभी भी बैरकों में नहीं जाती है। विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा लोकसभा चुनावों के लिए खोले गए कार्यालयों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसलिए राज्य में 10 लोकसभा चुनावों के लिए कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि उससे पहले की जो तैयारी करनी होती है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हमेशा ही तैयार रहते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पोस्ट पर कार्यरत प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। दरअसल मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार 31 जनवरी यानी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभी तक स्थायी डीजीपी की चयन प्रक्रिया नहीं हुई है। इसी वजह से एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार 1990 के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। प्रशांत कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में से एक प्रशांत 300 से अधिक एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। अपनी बहादुरी के लिए प्रशांत कुमार को 3 बार पुलिस पदक मिल चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति से वीरता का पुलिस पदक भी मिल चुका है। प्रशांत कुमार बिहार सिवान के हथौड़ी गांव के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सिवान से हुई है। वह लोगों के बीच सिंघम के नाम से जाने जाते हैं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक बड़ा खेला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के नाम पर हो गया है। अखिल भारतीय विकलांग वृद्धा विधवा सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह चंदन ने 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा के आरोप लगाए हैं। रोशन सिंह का कहना है कि सामूहिक विवाह में लगभग 90% से अधिक फर्जीवाड़ा कार्य हुआ है। इस फर्जीवाड़ा का जब उजागर हुआ तो स्थानीय प्रशासन द्वारा 30 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस सदस्य कमेटी में जो समाज कल्याण विभाग चोर है, इस समाज कल्याण के अधिकारी को नामांकित किया गया, जो कि ये बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इस प्रकरण की विधिवत चिट्ठी लिखकर जांच करने की मांग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और तत्काल जो भी अधिकारी इसके दोषी हैं उसको दंडित किया जाए। पानीपत जिले में सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम ने रेड की। यहाँ टीम ने शहर के पॉश एरिया मॉडल टाउन स्थित बाल विकास स्कूल और पुराना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित राज ओवरसीज में दबिश दी। टीम के पहुंचते ही हड़कंप की स्थिति बन गई। टीम ने यहां पहुंचते ही स्कूल और फैक्ट्री के सभी दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से पंजाब और चंडीगढ़ नंबर की कई गाड़ियों में सवार होकर टीम सुबह पानीपत पहुंची। यहाँ टीम ने मॉडल टाउन स्थित बाल विकास स्कूल में और इंदिरा विहार कॉलोनी स्थित राज ओवरसीज में एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि पानीपत ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में राज वुलन के नाम से फेमस है। इसकी भी पानीपत में कई इंडस्ट्री हैं, जिसमें एक पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की इंदिरा विहार कॉलोनी में है, जबकि दूसरी सेक्टर 25 में है। टीम ने इंदिरा विहार कॉलोनी स्थित इंडस्ट्री में पहुंचते ही सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया था। बहुमंजिला होटल गेस्ट हाउस को लेकर शासन ने फायर सिस्टम लगाकर फायर एनओसी जारी करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। वर्षों बीत जाने के बाद भी यूपी के हमीरपुर जिले में चल रहे गेस्ट और होटलों ने अभी तक फायर एनओसी नहीं ली है। अगर बात करें दमकल विभाग की, तो विभाग में केवल 6 गेस्ट हाउस और होटल के पास एनओसी है, जबकि आधा दर्जन गेस्ट हाउस और होटल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। फायर सिस्टम और एनओसी न होने से किसी भी दिन
इन बहुमंजिला बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो सकता है। दमकल विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिन होटल और गेस्ट हाउस के पास फायर की एनओसी नहीं है, एक लेटर जारी कर मानक के अनुसार फायर सिस्टम लगाकर दमकल विभाग द्वारा एनओसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो पिछले एक दशक से यहाँ होटल और गेस्ट हाउस शहर मुख्यालयों में चल रहे हैं, जिन पर आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही फायर एनओसी जारी की गई है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा के गोपाल गांव में देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना का पता चलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं मूर्ति तोड़ने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो शांत नहीं बैठेंगे। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला कायमगंज कोतवाली के टेढ़ीकोन से सामने आया है, जहां बस की टक्कर से पिकअप में बैठे हुए पशु व्यापारी राशिद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पशु व्यापारी पशुओं को बेचने के लिए शहर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद से आरोपी बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोट से चोरी का मामला सामने आया है, जहां घर में चोरी करने आए एक चोर को परिवार के सदस्यों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। परिजनों का कहना है कि देर रात उनके घर में शोर शराबे की आवाज सुनी, तभी उनकी आंखें खुल गईं, जिसके बाद उन्होंने चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को परिवार से छुड़वाते हुए हिरासत में ले लिया है और अपने साथ ले गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का डबल अटैक जारी है। घने कोहरे के साथ सर्दी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी करते हुए बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में भी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह कोहरा लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 31 जनवरी को घने कोहरे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या गरज की छींटें पड़ना इसका अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान क्रमशः 10 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस महीने 30 जनवरी तक औसत अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 13 सालों में सबसे कम है। मंगलवार तक के आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई कि दिल्ली में मंगलवार रात 11 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 357 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के नजारे देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इन दोनों राज्यों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश स्थानों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और साथ ही दिल्ली, झारखंड, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकांश स्थानों में ये तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।